हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आप पुराना सारा रिवाइज करके आए होंगे। सोचे थोड़ा पुराने अंदाज में चले। बहुत दिन बाद हो गए आपसे मिले। वही हमने पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र क्या होता है। तो हमने पढ़ा था क्या, जिसमें कोशिका कोशिकांगों का निर्माण करे और जीनोम का द्विगुणन हो जाए, उसे कहेंगे क्या? कोशिका चक्र। फिर हमने ही पढ़ाया था कि भाई हमने क्या करा, इसको तीन चीजों में डिवाइड करा था, चार चीजों में, सॉरी, G1, S, G2 और ये M। फिर हमने देखा था एक चीज कि हमने M को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक में केंद्रक का विभाजन कराया और एक में जीवद्रव्य का विभाजन कराया। फिर हमने देखा था कि केंद्रक का विभाजन में क्या होगा, पहली अवस्था प्रोफेज होगी, दूसरी मेटाफेज होगी, तीसरी एनाफेज होगी, चौथी टीलोफेज होगी। इन चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि G1 और S और G2 क्या होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी अपनी खोलेंगे और इस बात को समझेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जरूरत हुई आखिर इस G1 और GS2 को समझने की। ओके, आवाज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है भाई, दिन भर बोलना, रात में बोलना खराब हो जाता सब कुछ, है ना। अच्छा अच्छा, क्या हालत खराब है, हम कौन सा नए 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 नमूने हैं। तो भाई इसको मिटा देते हैं। इसको समझ लिया होगा आप सभी ने अच्छे से, और रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, और रिवाइज तो करना ही था भाई। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा भी था कि अब मानव के आरबीसी में क्या होता है भैया, इतना समय लगता है, इतना समय लगता है। तो पहले हम भाई थोड़ा सा बना लें दो कि आप समझोगे इस चीज को, है ना। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे इस बात को, ताकि आपका भी थोड़ा सा रिविजन हो जाए और मैं भी चीजों को आपको थोड़ा सही समझा सकूं। G1, S, G2 और ये M था। इस M को मैं दो में डिवाइड किया था। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। केंद्रक का विभाजन होता है ये, किसका विभाजन होता है भैया? आपका द्विद्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से भाई। इतनी देर के लिए ब्राइटनेस ज़्यादा रही, इसके लिए सॉरी, मैं मांगता हूँ। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी आपको, आई थिंक। ठीक है भाई, हाँ नहीं तो ये है, G1 है, G1 है और ये S है और ये G2 है। ठीक है, हाँ, अब नोट हम करते हैं और हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इस बारे में। तो मैंने डालते हैं क्या भैया, G1 के बारे में हेडिंग डालते हैं कि आखिर G1 क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने एक बात करी थी, अंतरावस्था। आप शायद पुरानी क्लास आपने देखी होगी, पुराने लेक्चर आप देख के आए होंगे, तो उससे आपको रिलेटेड समझा रहा हूँ। हमने पढ़ा था अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं करती है, सिर्फ ये चीजों का तैयारी करती है। और उस तैयारी में क्या होता है, वो 95% समय गुजारती है। सही बात है, हाँ। फिर हमने पढ़ा था एम प्रावस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन करती है और मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा, 5% का समय यहाँ पे लगाएगी। मतलब कोई अभिक्रिया अगर 100 मिनट में हो रही है तो 95 मिनट, 95 मिनट टाइम लगाएगी भैया वो सिर्फ तैयारी करने में, और 5 मिनट क्या करेगी वो, सिर्फ विभाजन करेगी। इस बात को समझो आप। कोशिका चक्र कितना होता है, कोशिका चक्र में जो अंतरावस्था होती है वो 95% समय सिर्फ तैयारी करता है कि भाई विभाजन करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे करके। फिर 5% समय में क्या करेगी भैया, विभाजन करेगी। ठीक है, देखो भैया इसमें नंबर 1 पॉइंट, विभाजन तथा विभाजन तथा डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि भैया हम पता है कि क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, डीएनए अपनी ही कॉपी तैयार करता है, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सही बात है, हाँ सही बात है। तो हमने क्या बोला, विभाजन तथा डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का पहला गैप जो है, जी मतलब होता है गैप, गैप 1, जी 1 बोला हमने।
कि विभाजन और डीएनए के बीच, भाई ये क्या है विभाजन, कहाँ है विभाजन, तो आखिर में विभाजन यहाँ है। ये जो इतनी अवस्था है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो इंटरफेज है। हमने बात करी थी ना आपसे कि भाई इंटरफेज क्या होता है, और ये जो है वो एम फेज है। तो इसी इंटरफेज में जीवन भी आएगा आपका, एस भी आएगा आपका, और जी2 भी आएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, जीवन भी आएगा आपका, एस भी आएगा आपका, जीओ2 भी आएगा, किसमें, इंटरफेज में। तो भाई हमें क्या करना है, विभाजन करना है और डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है। तो भाई साहब ने ये बोला कि विभाजन कराना है और डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है। उसके बीच में जो पहला पड़ाव है वो कौन है, हमारा जीवन है। कौन है, हमारा जीवन है। तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसलिए क्या कहेंगे इसे हम, इसलिए पहला गैप, इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया, इसलिए इसे जीवन कहते हैं, जीवन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे जीवन फेज कहते हैं। अब हमने बात करी थी भाई जीवन से लेकर यहां तक इंटरफेज है। इंटरफेज का मतलब होता है अंतरावस्था। तो नंबर 2 लिखो, यह अंतरा अवस्था। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करवा रहा हूं, लास्ट में एनसीईआरटी की रीडिंग करवा के भाग जाऊंगा। हाँ, लास्ट में एनसीईआरटी की रीडिंग करवा के भाग जाऊंगा भाई। क्यों भागेंगे, पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यह अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था है। क्या भैया, सबसे लंबी प्रावस्था है। तो हमने लिख दिया सबसे लंबी प्रावस्था है कौन भैया, जीवन। क्या लिखा हमने कि यह अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था है, बिल्कुल सही बात है। अब भैया इसमें क्या होते हैं, अधिकतर कोशिकांग डबल हो जाते हैं। क्या भैया, अधिकतर कोशिकांग डबल हो जाते हैं, किसमें, जीवन में। अधिकतर कोशिकांग क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। नंबर 4, अधिकतम प्रोटीन संश्लेषण होगा, मतलब भैया अधिकतम प्रोटीन का निर्माण भी होगा, सही बात है वो तो, अधिकतम प्रोटीन संश्लेषण। नंबर 5, अधिकतम आरएनए का निर्माण। अधिकतम आरएनए का निर्माण। नंबर 6, बस यह अधिकतम आरएनए का निर्माण। ये किसके बारे में है, जीवन के बारे में। हमने क्या पढ़ा है, हमने थोड़ा सुना है, अब ध्यान से बात सुनिए। यह अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था है, तो सही बात है। सबसे अधिक लंबी अगर कोई है इसमें अंतरावस्था में, तो वो कौन है, जीवन है। हमने एक बात की यहाँ पर, भाई अधिकतर कोशिकांग डबल हो जाएंगे, किस स्टेज में, किस फेज में, जीवन में। हमने बोला अधिकतम प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अधिकतम आरएनए का निर्माण हो जाएगा। इस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सही बात है। तो आपका ईमानदारी आपके साथ होगी। किसी को बोरियत होगी तो वो क्लास छोड़ने चला जाएगा, किसी को अच्छा लग रहा हो कि हाँ पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, ज्ञान मिल रहा है, तो लास्ट तक जुड़ा रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके सामने आपको कोई डांट सकूं, आपको कोई प्रेशर कर सकूं, नहीं, इस चीज़ का कोई वही नहीं है। ना तो आपकी कोई चेट देख रहा है, ना कहीं नहीं कर रहा है, मैं ना तो आपसे पूछ रहा हूँ, वो चेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, अधिकतम आरएनए का निर्माण किस में होगा, इंटरफेज में होगा। किस में होगा, अधिकतम प्रोटीन संश्लेषण किस में होगा, इंटरफेज में होगा। अधिकतर कोशिकाएं डबल काय में होंगे, इंटरफेज में होंगे। काय में होंगे, इंटरफेज में। नोट करिए जल्दी जल्दी। इस एस का मत भाई ये क्या है, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा लिखना। संश्लेषण पूर्व अवस्था है। सर आप क्या लिखवाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। जो एस है वो क्या है, संश्लेषण है। उससे पहले कौन आ रहा है, जीवन आ रहा है। तो संश्लेषण
कि पूर्व आने वाली अवस्था को बोलते हैं G1 फेज। क्या बोलते हैं? G1 फेज। ठीक है, हाँ भाई ये हो गया हमारा। नंबर 2 है हमारी कौन सी भैया? एस अवस्था, या फिर इसे बोलो संश्लेषण प्रावस्था, या प्रावस्था बोल सकते हो। एस प्रावस्था भाई तुम लिख ही लेना है ना, नहीं तो बस मजाक गर्म हो जाएगा मुझे। एस प्रावस्था, ठीक है, एस प्रावस्था। ओके, हाँ इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा लिखते हैं। हाँ इस प्रावस्था में क्या होता है, केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृतिकरण। मैं लिख ही देता हूं, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेप्लिकेशन। ठीक है भाई। नंबर 2, जीवद्रव्य मतलब कोशिका का जो द्रव होता है उसे बोलते हैं जीवद्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन। हम समझेंगे इस बातों को बहुत अच्छे से, अभी कुछ समझाने का बात आया नहीं है। द्विध्रुव में तारक केंद्र का द्विगुणन। नंबर 3, पश्च जीवन फेज। पश्च का मतलब होता है बाद में, पश्च जीवन फेज। आप देखोगे ध्यान से तो आपको जीवन के बाद कौन सी अवस्था लग रही है? एस लग रही है। तो हमने बोला पश्च जीवन फेज, किंतु आपको G2 से पहले कौन सी अवस्था लग रही है? एस अवस्था। तो पूर्व जीवन फेज। आपसे सीधे से किसी भी एग्जाम में पूछेंगे आपसे, तो आपसे क्रम पूछ सकता है कि क्या क्रम होता है कोशिका विभाजन का, G1 S, G2 M या फिर M G1 ऐसे करके आपको देगा। आपका सही आंसर है G1 S, G2 और ये M, है ना? ये आंसर चल रही है। चाय बनाओ तो चाय। ये होगा हमारा क्या भैया? एस प्रावस्था। कि एस प्रावस्था में क्या होता है, केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है। कि आपको एक बात पता होगी बहुत अच्छे से कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अब केंद्रक में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। ओके, ठीक है भाई। हमने बोला है जीवद्रव्य में क्या हो जाएगा? तारक केंद्र का द्विगुणन हो जाएगा। जीवद्रव्य में तारक केंद्र पाए जाते हैं, हमने बेलनाकार संरचना पढ़ी थी, जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। इन पर सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। 9+2 का इनका व्यवस्था होती है। तो तारक केंद्र होते हैं। तो ये तारक का होता है, तारक केंद्र में 9+0 होता है। ठीक है, हाँ तो ये पढ़ के आए हैं हम बहुत अच्छे से। तो जीवद्रव्य में क्या पाया जाएगा भैया? तारक केंद्र पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसका द्विगुणन हो जाएगा। फिर यह क्या है? पश्च जीवन फेज है। भाई क्या है? एक मिनट भाई, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, हाँ मुझे पता नहीं था। पश्च जीवन फेज, पूर्व G2 फेज। ठीक है, पश्च जीवन फेज मतलब जीवन के बाद आने वाली फेज कौन सी है? एस अवस्था। पूर्व G2 फेज का मतलब है भाई G2 से पहले आने वाली अवस्था कौन सी है? एस अवस्था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दोनों अभी तक क्लियर होंगे। दोनों क्लियर नहीं है तो तीनों को एक साथ समझा देंगे। तो अभी इनको शांति रखना है। सॉरी भाई, सॉरी, बहुत जोर से आवाज आई होगी सच में, रियली सॉरी। अगली हेडिंग है हमारी G2 फेज। हम तीनों को बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हाँ। अगली हेडिंग क्या है हमारी? G2 फेज।
क्या हेडिंग भैया हमारी अगली G2 फेज। ठीक है भाई, G2 फेज में क्या है भैया, इसमें क्या होते हैं, नंबर 1 हरित लवक तथा सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाते हैं। डबल मतलब द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसको बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, द्विगुणित हो जाते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ हरित लवक सूत्रकणिका तथा क्या होते हैं भैया, द्विगुणित हो जाते हैं। हाँ भाई सब लग रहा है कुछ बुखार टाइप आ जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद। भाई तो रोज का काम है, बहाने कब तक बनाएंगे, पता नहीं कब तक चलेगा बहाना। उससे अच्छा है ये कुछ करते हैं, और स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहा तो पड़ जाएंगे घाट पर, अगर नहीं रहा तो पढ़ाते रहेंगे। सिंपल सी बात है। अब मेरे पास कोई जोक का बटाला तो है नहीं जिससे मैं आपको हंसा हंसा के पढ़ाऊंगा, अभी लाइव क्लास तो है नहीं जिसमें आप कोई रिप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से समझ जाएंगे। फिर बच्चे भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो नहीं, टाइम लगेगा चैप्टर में। मैंने 8 दिन का बोला है, 2 दिन हुए हैं, एक दिन तो इसी क्लास ली थी 20 मिनट की। ठीक है, तो 8 दिन का बोला है, और रिकॉर्डेड क्लास में जल्दी चैप्टर खत्म होते हैं। बस समझ में आता है नहीं आता वो पता नहीं चलता, बस इतना सा हो सकता है बस। तो वो समझ में आना बहुत जरूरी है, इस बात को समझो आप, है ना। तो कोई बात नहीं है, तो चल रहा है, चलने दो अभी तो आप बस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाइव क्लास की धुनी दे रहा हूँ, नहीं नहीं भैया, उसमें मुझे बहुत दिक्कत है यार, सही में। हरित लवक और सूत्रकणिका द्विगुणित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एम फेज। एम फेज मतलब जो वहां पर भैया क्या होता है, विभाजन अवस्था को बोलते हैं एम फेज। एम फेज में लगने वाली एम फेज में लगने वाली प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें भैया, G2 में। क्योंकि भाई G2 के बाद कौन आने वाला है आपका, एम आने वाला है। तो इसमें जो लगने वाली प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर करेंगे अपन, G2 में करेंगे। संश्लेषण होता है, क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो फेज है वो एम फेज है। एम से पहले कौन है, G2 फेज है। कौन है, G2 फेज है। अब भाई नंबर 3 है ट्यूबलिन प्रोटीन का संश्लेषण। ट्यूबलिन प्रोटीन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ लेंगे। ट्यूबलिन प्रोटीन का संश्लेषण आप नोट कर लीजिए, मैं तो तीनों को एक साथ समझा देता हूं। ठीक है भाई, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है नोट करना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हाँ ये भानेज है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी भाई, G1S और G2 और ये एम फेज। हमने पढ़ा जीवन में क्या होता है भैया, डीएनए के रेप्लिकेशन के बीच का पहला गैप, विभाजन सर डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का पहला गैप। भाई देखो विभाजन, और भाई इसमें क्या होगा, विभाजन है, इसमें क्या होगा भैया, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसके बीच जो पहला गैप है वो क्या है, G1 है। क्या हमें तो काटना है, पूरा गैप पूरा विभाजन करना है। दूसरी बात, यह अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था है। आप देख रहे होगे इस बॉक्स को, सबसे लंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है। हाँ तो बच्ची समझ रही तो आप भी समझ ही रहे होंगे। दूसरी बात, अधिकतर कोशिकांग क्या होते हैं इसमें, डबल हो जाते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर कोशिकांग डबल हो जाते हैं। फिर क्या हो भैया, अधिकतम प्रोटीन का संश्लेषण होता है किस अवस्था में, G1 में। किस अवस्था में,
जीवन में। हाँ, जीवन में। अब अधिकतम आरएनए का निर्माण किसमें होता है? जीवन में। संश्लेषण पूर्व अवस्था कौन सी है भैया? एस क्या थी? संश्लेषण प्रावस्था थी। इससे पहले कौन आता है? जीवन। क्या आता है? जीवन। तो भाई संश्लेषण के पहले कौन सी अवस्था आएगी? जीवन आएगी। कौन सी आएगी? जीवन। हाँ। अब नेक्स्ट कौन सी हमारी? एस अवस्था। कौन सी? इसमें क्या होता है? अब हमें पता है कि भाई केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में होता है। केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में होता है। जीवद्रव्य में तारक केंद्र का द्विवरण कौन सी अवस्था में होता है? भाई एस अवस्था में होता है। यह क्या है? जीवन के बाद आने वाली G2 से पहले आने। ठीक है, जाओ पढ़ लीजिए। G2 फेज, इसमें क्या होता है? हरित लवक और सूत्रकणिका द्विगुणित हो जाते हैं। मतलब भाई क्या होगा? G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे डबल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोटीन की हमें एम फेज में आवश्यकता होगी, जिस प्रोटीन की हमें एम फेज में आवश्यकता होगी, उसका भी क्या होगा? यहाँ पर संश्लेषण होगा। उसका भी यहाँ पे क्या होगा? संश्लेषण। कौन सी फेज में? आपके G2 में। किसमें? G2 में। हम बोल रहे हैं ट्यूबिन प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? G2 फेज में होता है। अब थोड़ा सा इसको नोट करके लिखना है कुछ चीजों को, जो कि मैं यहाँ से मिटा के लिखवाऊंगा ऐसे। तो आप नोट आपका हो गया होगा, और नोट होने के बाद आप थोड़ा चाय पी लेना। चाय बहुत जरूरी है इस जीवन में। चलो आ करो, आ करो, आ। चलो आ नहीं करना है, कोई बात नहीं है, मैं पी लेता हूँ ना भाई, मैं बहुत चाय पीता हूँ। ठीक है ठीक है भाई, तो हो गया होगा नोट। मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं भाई। इसमें एक नोट करके लिखना है, एक चीज को नोट करके लिखना है। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में, प्रावस्था अवस्था बात एक ही है। एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, दुगनी हो जाती है। क्या होती है भैया? दुगनी, दुगनी हो जाती है। किंतु गुणसूत्रों की संख्या, बहुत पहले समझा भी चुका हूं इस बात को मैं, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। मतलब डीएनए डबल हो गया, डीएनए की मात्रा डबल हो गई, पर भाई गुणसूत्र नहीं बदले। किसमें? एस प्रावस्था में समान ही रहती है। नोट करके ये पॉइंट आपको लिखना है। एस प्रावस्था में किंतु गुणसूत्रों के में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहती है। ठीक है, बात लिखिए। कान इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, कान इधर से पकड़ाना है। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस बात को। मान लीजिए किसी कोशिका के, किसी कोशिका में, कोशिका है और ये केंद्रक है। केंद्रक में होता है डीएनए और इसकी मात्रा है 2C। ये एस अवस्था में आई, तो इसमें क्या हुआ? डीएनए आया, किंतु आया कितना? 4C, डबल हो गए भैया। एस अवस्था में आने के बाद डीएनए की मात्रा एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा कितनी जाएगी? दुगनी हो जाएगी, 4C हो गई। किंतु इसमें पहले भी 46 गुणसूत्र थे, मानते हैं हर कोशिका में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें भी कितने होंगे? 46 ही रहेंगे। अब आप कहेंगे दुगनी होने का मतलब 92 होना था, नहीं, 46 ही रहेंगे, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आई होप आप मुझे बाद में इसका आंसर जरूर बताएंगे। कमेंट जो जो भाई हमारे साथ पर्सनल नहीं जुड़े हुए हैं वो कमेंट में लिख दे आंसर, जो पर्सनली जुड़े हुए हैं वो चैट पर भेज दे हमें। आपकी इच्छा के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, लिखे क्वेश्चन स्टार्ट करें हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो भाई आप सभी। एक द्विगुणित कोशिका में एक द्विगुणित कोशिका को जीवन अवस्था में जीवन अवस्था में 4 पिकोग्राम, ये पीजी क्या है, पिकोग्राम है, डीएनए तथा 20 गुणसूत्र होते हैं। हाँ हाँ, वाह सर्दी वाह, 20 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है भाई, 20 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा तथा गुणसूत्रों की संख्या आप बताइए। ये आपको कमेंट व बॉक्स में जरूर लिखना है, यहाँ पर लिखने की कोई कोशिश ना करें। यहाँ पर देखने वाला तो कोई नहीं है आपको। ठीक है भाई, इसमें आपको बताना है ये तो क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर आप आंसर लिखिए। आपकी फेयर कॉपी में भी ये होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, हाँ 45 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, मतलब 45 मिनट की रहेगी भाई। ठीक है, ओके भाई, आपने क्वेश्चन लिखा होगा, आपका आंसर तो आपको आ ही गया होगा, जो करने वाले हैं उनका आंसर तो आ ही गया होगा। ठीक है भाई, तो अगली हेडिंग हमारी है कोशिका चक्र का नियमन। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी कोशिका चक्र का नियमन। मुझे सारे आइडिया याद है, सारा आइडिया मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं लाइव भी पढ़ा हूँ, मैं रिकॉर्डेड भी पढ़ा हुआ हूँ। ये सारे सिस्टम पता है भाई। इस टाइम पर क्या होता है, थोड़ी बोरियत भी होती है, सबके साथ समस्या है। अब तुम नए नवाड़े थोड़ी हो जो अकेले पढ़ रहे हो भाई, दुनिया में बहुत लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। समस्या ये है कि टीचर के अंदर बस है ना स्वार्थीपन नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों भाई। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन इस बात को मानो, आप मानो या ना मानो, तो बहुत कोशिश की अपने अंदर स्वार्थीपन लाने की, पर मैं बहुत असमर्थ हूँ अपने अंदर स्वार्थीपन लाने से। या भगवान की देन मानिए या इसे आप, या फिर क्या मानूं, समस्या मेरे शरीर की है, मेरे मन की है, और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है बस, है ना। तो मैं बस अपने लिए नहीं सोच पाता हूँ बस कि मेरे लिए ये भाई, मैं अपने लिए ये खरीद लूँ, मैं अपने लिए ये कर लूँ। मेरे दिमाग में बस एक चीज चलती भाई, स्टूडेंट के लिए कर दे, स्टूडेंट के लिए वो कर दे, उनको दिक्कत होगी वो क्लास उस टाइम पे रखें, वो नहीं रखें, ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं भाई। ये है ना दिमाग फिरता रहता है बस इसमें, ऐसा बहुत ज्यादा। आधी जो दिन निकलता है ना आपके टेंशन में निकलता है, वजह से भाई इनको समस्या हो जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे, ये चीजें हैं बस। तो स्वार्थीपन नहीं आ रहा है, तो जिस दिन से अगर स्वार्थीपन आ गया किसी सर के जैसा, जो आते हैं सिर्फ एक पोस्ट डाल के चले जाते हैं कम्युनिटी में, अगर स्वार्थीपन मेरे अंदर आ गया तो बहुत मजा हो जाएगा जिंदगी का। बल्ले बल्ले भाई, बहुत पैसे होंगे तुम्हारे भाई के पास। तो वो स्वार्थीपन देखते हैं कब आता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं भैया, कोशिका चक्र का नियमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोशिका चक्र का नियमन।
तो भाई हम पढ़ देते हैं क्या, कोशिका चक्र का नियम। क्या करते भैया, कोशिका चक्र का नियमन हमने सही लिखा है, हिंदी मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे भी और नहीं है, ठीक है भाई सही लिखा है। थैंक यू। तो भाई इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होती है और एक एंजाइम होता है। क्या तो भैया इसमें एक प्रोटीन होती है, उसे बोलते हैं प्रोटीन को साइक्लिन। प्रोटीन क्या है भैया हमारी, साइक्लिन। क्या करती है, कोशिका चक्र के नियमन में सहायता करती है। दूसरी बात, हमारा एंजाइम कौन सा है भाई, सी डी के, फुल फॉर्म लिखेंगे इसका हम, सी डी के एंजाइम। कौन सा एंजाइम है भैया, सी डी के एंजाइम। तो इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या भैया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, उसको क्या कहते हैं, सी डी के। कौन सा एंजाइम है, सी डी के। क्या फुल फॉर्म है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। प्रोटीन कौन सा है, साइक्लिन है। कौन सा प्रोटीन है भैया, साइक्लिन प्रोटीन है। क्या करता है, एक एंजाइम है उस पर डिपेंडेंट है, जो है सी डी के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। याद रखना पड़ेगा बिल्कुल। अब भाई मान लीजिए हम थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, हम हमारा मकसद समझना से ये है तो मुझे नोट डाल के लिखना है। इसमें लिखना है कोशिका अपने विभाजन का निर्णय जीवन फेज में ले लेती है। हमने बोला अंतरावस्था की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो आप बोलेंगे जीवन फेज। एग्जैक्टली आपके मन के अंदर ये सवाल चलना चाहिए। नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए इस बारे में, मैंने नहीं लिखवाया हो तो देखिए भाई पुराना पलट के, ठीक है। हाँ सबसे बड़ी अवस्था है, तो उसमें क्या करेगी कोशिका, अपने विभाजन का निर्णय कहाँ करेगी, जीवन फेज में करती है, जीवन फेज में करती है। एक बार कोशिका एस फेज में आ गई, एस फेज में आ गई तो उसका विभाजन निश्चित है, तो उसका विभाजन निश्चित है। उसने निर्णय कर लिया था, कहां पर, जीवन फेज में। उसको टाइम दिया था जीवन फेज में, ऐसे टाइम में तुमको एक दिन दिया था, सोच लो। ऐसे क्लास अटेंड करो, सब क्लास अटेंड करो, दिन का टाइम तुम 2 3 4 दिन में इंतजार किया तुम लोगों का, नहीं आए रिकॉर्ड दे दिए क्लास। अब देखो है ना, देखो अब आपका भला, कर भला तो हो भला, सबका भला, ठीक है। ऐसे क्या करा है भैया, एक बार एस फेज में हम आ गए, अब भैया हम अपने फेज में आ गए, एस मतलब सोनू भाई साहब अपने फेज में आ गए, तो उसका विभाजन निश्चित है, तो इसका विभाजन क्या भैया, निश्चित है, ठीक है भाई। एक बार कोशिका एस फेज में आ गई तो उसका विभाजन क्या है, निश्चित है, ठीक है। अर्थात वो कोशिका चक्र पूरा करेगी, एस में भी जाएगी, जी टू में जाएगी और एम फॉर्मूला में जाएगी, इसमें केंद्रक का विभाजन भी होगा और जी का विभाजन भी होगा, फिर प्रोफेज से भी जाएगी, एनाफेज से भी जाएगी, मेटाफेज से भी जाएगी, टीलोफेज से भी जाएगी। तो सब मैंने परसों नोट्स में लिखवाया था, ठीक है भाई।
तो हम बोलते हैं, एक चीज हम आपके सामने बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, यहां पर आप चाहो तो नोट करना, आप चाहो तो मत करना। इसको बोलते हैं G1, इसको बोलते हैं S, इसको बोलते हैं G2, इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। अब भाई यहां पर क्या हुआ, कोशिका ने निर्णय ले लिया, यहां तक कोशिका यह बात का निर्णय लेगी, डिसाइड करेगी कि उसका विभाजन होना है या नहीं होना है, विभाजन होना है या नहीं होना है। अब यहां पे आने के बाद, यानी G1 और S के बीच में आने के बाद, इसे हम बोलते हैं चेक पॉइंट। यहां पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई इसमें डीएनए कैसा है, डीएनए कैसा है, खराब है या फिर अच्छा है। अच्छा होगा तो भाई ये कहां चला जाएगा, एस में। खराब होगा तो उसकी मरम्मत होगी, मरम्मत होने के बाद फिर चेक करेंगे अच्छा है या खराब है। अगर ये खराब ही रहेगा तो वो कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, तो काम ही खत्म हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर अच्छा रहेगा तो हम कहाँ लाएंगे उसको, एस फेज में लाएंगे। ये सब किस में आता है, हमारे कोशिका चक्र के नियमन में आता है। एक अवस्था लास्ट वाली है, आज की क्लास की लास्ट वाली अवस्था, उसे बोलते हैं शांत अवस्था। क्या बोलते हैं उसे, शांत अवस्था, जिसे हम जी जीरो से दर्शाते हैं, जी नोट से। अभी तक हम G1 G2 दर्शा रहे थे, अब हम क्या दर्शाएंगे, जी0 से। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अच्छी लगती है क्या चाय, ऐसा बोला कर। अच्छी लगती है। चलो भाई नोट कर लिया होगा आपने। लास्ट अवस्था हमारी कौन सी है, जी नोट अवस्था, या फिर इसे हम दर्शाएंगे कहीं से, शांत अवस्था से, इससे शांत अवस्था से। तो लिखो भाई आप, जी नोट फेज, इसे बोलते हैं क्या, शांत अवस्था। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम शांत अवस्था कहते हैं। लिखो भाई इसमें आप, कुछ कोशिकाएं जैसे कि हृदय कोशिका, हृदय कोशिका तथा तंत्रिका कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है उपापचयी रूप से, किंतु क्या करती भैया, किंतु विभाजन नहीं करती, किंतु विभाजन नहीं करती है। कौन भैया, हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं करती है, उपापचयी रूप से सक्रिय है, उपापचयी रूप से सक्रिय है किंतु विभाजन नहीं करती है। इसे क्या कहेंगे, तो यह क्या करेगी भैया, तो यह शांत अवस्था में चली जाएगी। और शांत अवस्था को आप लोग दर्शाते हैं कहीं से, जी0 से, जी नोट से में चली जाती है, ठीक है भाई, शांत अवस्था में चली जाती है। अब इसमें एक और पॉइंट है, क्या इनमें कभी विभाजन नहीं होता है क्या, तो भैया जरूरत पड़ने पर इनमें विभाजन हो सकता है, जरूरत पड़ने पर इनमें विभाजन हो सकता है, ठीक है।
बाकी तो ये विभाजित नहीं होती है, उपापचय रूप से सक्रिय रहती है, किंतु इनका विभाजन नहीं होता है। एनसीईआरटी एक बार लाइन बाय लाइन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस बात को कि क्या कहना चाह रही है अगर हमसे एनसीईआरटी। तो भाई पढ़ते हैं कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र की प्रावस्था है 10.1.1। एक यूकोलिटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, सही बात है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। मैंने आपको लिखवाया था मानव की आरबीसी लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है, कल ही लिखवाया था मैंने आपको, ये टेंशन मत लो। इसमें एक जीव दूसरे जीव से कोशिका से दूसरी कोशिका रूप में बदल सकती है। उदाहरण यीस्ट के कोशिका में लगभग 90 मिनट लगते हैं, ये लिखवाया था हमने। दो अवस्थाओं में डिवाइड किया है, अंतरावस्था और एम्प्रावस्था। अपना आगे एनसीईआरटी खोल के रखिए भाई, बहुत फायदा होगा आपको। सूत्री विभाजन उस व्यवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। जो सूत्री विभाजन है वो एम अवस्था है, वो उस व्यवस्था को व्यक्त करता है जिसमें क्या हो, कोशिका का विभाजन हो या सूत्री विभाजन। अब अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। मैंने आपको लिखवाया था आई एम, तो दो एम के बीच में एक आई आ रहा था। तो भाई दो एम के बीच में एक आई आ रहा है, तो अंतरावस्था क्या है, उस कड़ी है, दो एम प्रावस्थाओं के बीच की कड़ी है, संयोजक कड़ी है। कौन, अंतरावस्था। आप सोच रहे होंगे हम ही पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी को, तो आप पढ़ लीजिए भाई हमने कौन सा मना किया है। तो पढ़ना और समझना बहुत अंतर है, मास्टर आपको समझा सकता है और आप सिर्फ पढ़ पढ़ के हट जाएंगे ना, समझ लो। ध्यान देने की बात यह है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। क्या कह रहे हैं, मनुष्य की औसतन अवधि 24 घंटे में कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है, 5% मात्र विभाजन करती है। मतलब 95% तैयारी में चले जाते हैं भाई, समझा चुका हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाया एनसीईआरटी का, लाइन बाय लाइन लिखवाया एनसीईआरटी का, और हर चीज को समझाया मैंने आपके सामने। तो आप ये नहीं कह सकते कि मास्टर उत्तर चल रहा है बात भर गया, नहीं भाई, आपको हर चीज समझाइए एनसीईआरटी से। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन में लिखवा चुका हूँ, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, द्विध्रुवी के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन में होता है, हमने दो भागों में डिवाइड किया था, और इसका अंत किसमें होता है, द्विध्रुवी के विभाजन में होता है, पढ़ लिया था। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं, या वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, क्रमबद्ध तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जीवन आया, एस आया, G2 आया, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सब कुछ लिखवा चुका हूँ, आपको जो समस्या हो आप पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल चैंपियन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।